Disclaimer: information provided in this video is for general informational and educational purposes only and is not a substitute for professional advice. Accordingly, before taking any actions based upon such information, we encourage you to consult with the appropriate professionals. The use or reliance of any information contained in this video is solely reinforced soil या reinforced earth wall बोलते हैं। ये एक बहुत इकोनॉमिकल मोड है कंस्ट्रक्शन का, जहाँ पे हमारे पास लैंड विड्थ कम होती है और ये बहुत ही सिंपल टेक्निक है। 1970s में जो डेवलप हुई थी, आज ये अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग शेप्स में ये इसको यूज़ किया जाता है। तो इसके ऊपर बनाई गई रोड्स की जो परफॉर्मेंस है, जो इंटेंडेड है उस तरीके से नहीं आ रही है। कुछ तकरीबन 5 साल 10 साल बाद इसमें समस्याएं आनी शुरू हो जाती हैं। ये क्यों होती है, इसकी क्या वजह हो सकती हैं, तो इसका जो मैकेनिज्म है आज उसको समझने की कोशिश करते हैं। एक हम ओवर रिइंफोर्स्ड सॉइल वॉल सेक्शंस, ये हमारा टॉपिक है। इसमें जो डिज़ाइन कंसेप्ट है इसका इस तरीके से, अगर हम किसी सरफेस के ऊपर लोड अप्लाई करते हैं तो ये एक पर्टिकुलर एंगल पे डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉपर्टीज जो मटेरियल होता है उस पर जो एक डिस्ट्रीब्यूशन एंगल है, इसको एंगल ऑफ शेयर भी बोलते हैं। तो इसके डिपेंडिंग ये नीचे को सेटल कर देता है जब इसकी लोड टेकिंग कैपेसिटी एक्सीड करती है। तो अगर हम इस चीज़ को जहाँ ये क्रैक डेवलप हो रहा है शेयर की वजह से, इसको अगर हम यहाँ पे काउंटर करने के लिए कोई मैश जहाँ इस तरीके से कोई रीइंफोर्समेंट कुछ इसमें डाल दें तो ये फेल इसमें नहीं होगा। ये इसका एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ज़्यादा हो जाएगा और इसकी लोड टेकिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है। ये सिंपल एक इसी तरीके से है जैसे कि एक बच्चे की पैंट के ऊपर हम पैच लगाते हैं जहाँ पे उसके स्ट्रेस ज़्यादा पड़ता है। जब बच्चे खेलते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, तो उस तरीके से अगर हम इस पार्टिकुलर एरिया को जहाँ पे स्ट्रेस ज़्यादा है इसको हम थोड़ी स्ट्रेंथ दे दें तो इसकी लाइफ इंक्रीज हो जाती है। इसी तरीके से ये डिज़ाइन कंसेप्ट है इसका, जहाँ जहाँ इसके हम एनालिसिस करके देखते हैं कि सेक्शन फेल हो रहा है उसमें हम इसको रीइंफोर्स्ड कर देते हैं। तो ये इसका मैकेनिज्म है। तो इस तरीके से अगर हम इसको करके रिटेन कर लेते हैं और जहाँ पे हम एक पैनल लगा के इसको जो इसके साथ टाई कर दें तो ये हमारे पास एक्स्ट्रा स्पेस क्रिएट हो जाता है। अब जहाँ हम इस विद इन स्पेस हम इसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो ये इसका बेसिक सिंपल कंसेप्ट है जो आपको समझाने के लिए ओवर सिंप्लीफाइड किया है। एक कोई भी स्ट्रक्चर है हम जब डिज़ाइन करते हैं उसमें एक अहम रोल होता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी का। मर्फी का लॉ है कि अगर कोई चीज़ 4 तरीके से फेल हो सकती है तो टाइम चलते चलते एक 5वां तरीका भी डेवलप हो जाता है जो उसकी फेल होने की वजह बन सकता है। अगर किसी स्ट्रक्चर का जो डिज़ाइन लाइफ है वो 100 ईयर्स है तो इस 100 ईयर्स में क्या क्या चेंज हो जाता है तो हम इसको इमेजिन नहीं कर सकते। इसलिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको कितना रखना है ये इतना सिंपल नहीं है क्योंकि इससे एसोसिएटेड कॉस्ट है। जब हमने 20-30 साल पहले जब डिज़ाइन स्टार्ट किया तो उस तरीके से हम नहीं सोचते थे कि एक दिन आएगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो लोडिंग व्हीकल्स की है वो 8 टन जो हमारा एक्सल लोड है उसको 10 टन कर देगी, 20% इंक्रीज कर देगी। तो अगर उस तरीके से हमारी स्ट्रक्चर्स में फैक्टर ऑफ सेफ्टी नहीं होता तो आज ये सारी स्ट्रक्चर्स टेक्निकली अनसेफ होती। पर अब फैक्टर ऑफ सेफ्टी कम हो गया है उसकी वजह से तो फिलहाल फेल नहीं हो रही, उससे उसकी लाइफ जरूर अफेक्टेड होती है। जो स्ट्रक्चर आपका 100 साल चलना है मे बी वो 70-80 या कुछ और कम हो जाए क्योंकि डिपेंडिंग अपॉन द फैक्टर ऑफ सेफ्टी तो उसकी जो फटीग की जो लाइफ जो स्टार्टेड अर्ली स्टार्टिंग हो जाती है और वो जल्दी फेल होती है स्ट्रक्चर जिसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी कम होता है। तो ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी कॉस्ट में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर हम इसको फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1 पे डिजाइन करते हैं तो हमें इतनी अर्थ रिटेन करनी पड़ती है। तो अगर हम इसको 1.5 लेते हैं तो हमारा ये काम थोड़ा बढ़ जाता है जिसका एक। अगर हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.3 जो इसका मिनिमम जो रिक्वायर्ड होता है और 1.5 जो नॉर्मली लोग इसको ठीक मानते हैं। फैक्टर ऑफ सॉइल जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो सॉइल का है वो नॉर्मली 2.5 लेते हैं क्योंकि ये एक नेचुरल मटेरियल है जिसमें पता नहीं होता इसके बिहेवियर का। जो मटेरियल जो मैन्युफैक्चर्ड होते हैं उसमें तो हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.15 भी ले लेते हैं उसमें, क्योंकि हमें उसकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर थोड़ा विश्वास ज़्यादा होता है जो फैक्ट्रीज में मटेरियल बनता है।
तो इस तरीके से जो हमारा जो फेलियर सेक्शन जो होता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी के विद इन हम देखते हैं कि इतना रिक्वायर्ड है, तो उसकी जो रिइंफोर्समेंट करके इसमें सिलेक्टेड सॉइल करके इसको एक ब्लॉक की तरह हम इसको डेवलप करते हैं, जो इस तरीके की जो सॉइल है जो सॉफ्ट है इसको रिटेन करता है, और जो ग्राउंड के ऊपर भी स्प्रेड होके इस लोड को स्प्रेड करके इसको भी सेव करता है। तो ये इसका सिंपल लेआउट है। जो डिज़ाइनर इसको डिज़ाइन करते हैं वो चीज़ें मान के चलते हैं कि ये इन 4 तरीकों से भी फेल हो सकती है। जैसे इसको स्लाइडिंग बोलते हैं, अगर इसमें प्रेशर साइड से जो ज़्यादा आ जाएगा तो ये स्लाइड हो जाएगा। तो दूसरा है ओवरटर्न भी हो सकता है, अगर ये ऊपर से इसका प्रेशर ज़्यादा है तो इसकी ये ओवरटर्निंग है। इस तरीके से इसकी अगर बीरिंग फेलियर हो जाए, इसका फाउंडेशन सेटल हो जाए तो इस तरीके से भी फेल हो सकता है। और जो स्लिप सर्कल फेलियर है, अगर स्लोप फेल हो जाएगा इस तरीके से तो ये इस तरीके से भी फेल हो सकती है। तो इन तरीके से जो फेल होने के चांसेस हैं जो डिज़ाइनर मान के चलते हैं, इसको डिज़ाइन में सेफ रख के चलते हैं, वो फैक्टर ऑफ सेफ्टी इसका जो रिक्वायर्ड है, जो उनका जो एग्रीमेंट के अकॉर्डिंगली जितना फैक्टर ऑफ सेफ्टी रखना है उसके अकॉर्डिंगली जो डिज़ाइन होता है स्ट्रक्चर। तो पर अगर इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमारा कम है तो इस तरीके से अगर स्लिप फेलियर होती है वो जो नॉर्मली ड्यू टू जो सॉइल की जो कंडीशन है जहाँ पे एज पर डिज़ाइन नहीं है, इसका जो एंगल ऑफ शेयर एंगल जो इसको फाई एंगल बोलते हैं, जिसकी इसकी स्ट्रेंथ डिपेंड करती है। अगर वो थोड़ी सॉइल सर्कुलर है, जैसे हमारे पास जो टिब्बा सॉइल होती है जो इस तरीके से, अदरवाइज तो सैंडी सॉइल है पर उसका जो पार्टिकल है वो एंगुलर नहीं है, वो थोड़े स्फेरिकल होते हैं, उसमें शेयर थोड़ी कम होती है नॉर्मली। अगर उसकी कंपैक्शन नहीं होती, क्योंकि मॉइस्ट सैंड को कंपैक्ट करना मुश्किल है और बल्किंग ऑफ सैंड की वजह से, तो थोड़ी सॉफ्ट रह जाती है। तो इस तरीके से अगर स्लिप होती है तो ये सेटल हो सकती है जहाँ से इस तरीके से। तो ये इससे इसको जब स्लिप करती है थोड़ा बहुत होता है, ये कुछ फ्यू इंचेस होते हैं, पता नहीं चलता, जितनी सेटलमेंट होती है उसके ऊपर पैच लगा के हम उसको कवर अप कर देते हैं, तो ये नीचे नीचे स्लाइड करती जाती है। एक दिन आ जाता है, फिर जब इसकी लिमिट क्रॉस हो जाती है तो फिर उसके बाद इसकी रिक्वायरमेंट होती है। दूसरा जो मैकेनिज्म होता है कि इंटरनल फेलियर ऑफ स्ट्रक्चर, जिसको है इसकी इंटरनल फेलियर है। इसमें क्या है कि अगर ये सॉइल का और इसका जो बॉन्ड प्रॉपर नहीं है, सॉइल वीक है, जो आपकी रिइंफोर्समेंट है जो स्ट्रॉन्ग है, तो ये पुल आउट हो जाती है, इसको पुल आउट बोलते हैं। अगर आपका जो रिइंफोर्समेंट है वो वीक है और स्ट्रेंथ आपकी सॉइल की अच्छी है, तो कई बार ये रिइंफोर्समेंट में भी ब्रेकेज हो जाती है। ये स्लिप भी हो सकती है, अगर आपके लेयर्स का प्रॉपर बॉन्ड नहीं है तो एक लेयर ऊपर से स्लिप हो सकती है। ये आपके जॉइंट जहाँ पे इसको टाई किया होता है रिइंफोर्समेंट को, कई बार वो भी टाइम के साथ रस्टिंग की वजह से ये टूट सकते हैं। अलग अलग ब्लॉक्स भी इसमें जो रिइंफोर्समेंट ब्लॉक्स की होती है वो डायरेक्ट इसमें इसके ऊपर फ्रिक्शन की वजह से ही है, उनमें भी वो स्लिपेज हो सकती है। जो टॉप से भी स्लिपिंग हो सकती है क्योंकि ऊपर कन्फाइनमेंट थोड़ा कम होता है। तो इस तरीके से ये इन वजहों से अगर ये इसमें प्रॉब्लम आ सकती है, तो सारा कुछ जो हम इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो इस तरीके से अगर आप इसको देखें तो ये सिंपल जो सॉइल में एम्बेडेड है, इसी की वजह से ये बाहर नहीं जाते पैनल। तो ये इसको रिटेन करके रखने के लिए तो ये सॉइल को भी रिटेन करते हैं और ये जो पैनल्स हैं इनको भी रिटेन करते हैं, और जहाँ से कोई सॉइल पार्टिकल्स बाहर ना जाएं और कोई जो, तो ये इसके जो हमने सारे फैक्टर्स मान लिए हैं कि इनकी वजह से फेल हो सकता है, बट स्टिल जो एडिशनल फेलियर का जो मैकेनिज्म है वो कैसे डेवलप हो सकता है। ये आपकी कंप्लीट स्ट्रक्चर है जिसमें आप देख रहे हैं कि ये आपका रीइंफोर्समेंट है, ये आपका टॉप रोड स्ट्रक्चर है, ये ब्रिज का स्ट्रक्चर है, ये अप्रोच वॉल का स्ट्रक्चर है, जो उसको आप आरी वॉल सेक्शन मान सकते हैं। आफ्टर 2 to 8 years डिपेंडिंग अपॉन द ट्रैफिक कंडीशंस और नीचे की सॉइल की ये जो सरफेस है रोड का, ये क्रैक होना शुरू हो जाता है। तो ये क्रैक्स में जो है पानी इसके अंदर से जाता है। ये जो पानी इसमें जाता है, ये इसमें ये ज़्यादा पानी की वजह से ये सॉइल सॉफ्ट हो जाती है, और फिर जो
इसमें से फाइन पार्टिकल्स भी इसमें मूव कर जाते हैं। कई बार इसमें बाद में जो पानी वेपोरेट होता है वो श्रिंकेज की वजह से भी ये सॉइल जो, क्योंकि बेसिकली सैंडी सॉइल होती है, वो अचीव कर लेती है तो ये जहाँ पे स्पेस क्रिएट हो जाता है और ये सेटल हो जाती है इस तरीके से। जैसे ये आप पिक्चर देख रहे हैं, ये एक्चुअल पिक्चर है ये एक रोड का, जहाँ पे ये इस तरीके से सेटल हो गया है। तो फिर फर्दर इसका अगर कोई इलाज नहीं होता है तो फिर इसकी फर्दर कंडीशन है, ये फिर गिर भी सकते हैं इसमें। तो फिर इसका ये एक बहुत मुश्किल इलाज है। एक हाईवे जो चल रहा है जिस पे इतना ट्रैफिक है, उसको बंद करके आप उसकी साइड लेन भी अगर इसको रिपेयर करते हैं तो वो दूसरी लेन भी बंद करनी पड़ती है। अगर एक हाईवे आपका जो चल रहा है फुल फ्लैश ट्रैफिक से, उसको आप बंद करते हैं तो काफ़ी मुश्किल काम है लोगों के लिए भी, और जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, जो उसकी रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए भी ये मुश्किल है। और जो लोगों का जो टाइम वेस्ट होता है उसका। रोड जो हमारी रीइंफोर्स्ड सॉइल सेक्शन में जो हमारी रोड होती है उसमें काफ़ी प्रॉब्लम आती है मेंटेन करने में। आपने देखा होगा जो हाईवेज 8-10 साल पुराने बने हैं उनमें रेगुलर रिपेयर चलती रहती है। वहाँ पे कहीं ना कहीं पास आरी वॉल के 2 सेक्शन होते हैं। एक तो जहाँ पे हम छोटी सी आरी वॉल बनाते हैं, साइडों में जो स्लोप है, तो कंपैरेटिवली इस टाइप के सेक्शन जो हैं वो सेफ रहते हैं अगर इसमें पानी जाता भी है, क्योंकि एक इसमें स्टेबिलिटी जो है ज़्यादा है, रिस्क उसमें कम है कंपैरेटिवली से। ऐसी रिटेनिंग वॉल्स में जो है सेटलमेंट थोड़ी कम होती है। तो आपको देखने में आएगा कि जहाँ पे वेजिटेशन होती है इसकी इवेपोरेशन होती रहती है, कहीं से इसमें पानी अगर इनग्रेस होता भी है तो उसमें इवेपोरेशन है। तो इसकी परफॉर्मेंस जो है, मैंने जो जहाँ तक देखी है, इस टाइप के जो स्लोप जो है काफ़ी पुराने हैं और वहाँ पे रोड भी ठीक है। जहाँ फिर दूसरे जो सेक्शन जहाँ कम है, जहाँ जो कंटिन्यू जो सारा नीचे जो है रीइंफोर्स्ड सॉइल है, ऐसे सेक्शन में भी प्रॉब्लम नहीं आती है, ये भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो दूसरे सेक्शन है जहाँ पे रोड चौड़ा है, ROW कम है, तो वहाँ पे सिलेक्टेड सॉइल जो है वो साइड में ही होती है और सेंटर में जो नॉर्मल सॉइल फिलिंग होती है। तो ऐसी रोड्स में ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। क्यों आती है इसको अगर आप देखें, जब ये कुछ टाइम बाद रोड क्रैक होती है जहाँ पे, क्योंकि इसके नीचे की जो नॉर्मल सॉइल की जो फिलिंग है, जो रीइंफोर्स्ड सॉइल जो है, सिलेक्टेड सॉइल है, सैंडी सॉइल है, इसमें सेटलमेंट नहीं होती, काफ़ी अच्छी होती है। और इस पोर्शन में जो है सॉइल, जैसे आप देख रहे हैं इसकी प्रॉपर्टीज, ये प्लास्टिक सॉइल है, क्लेई सॉइल है, और एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन जो इसका फाई है वो भी 25 डिग्री परमिजिबल है। तो ये सॉइल इतनी अच्छी नहीं होती है, इसमें कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा होती है, और उस कंप्रेसिबिलिटी की वजह से जब ये क्रैक्स होते हैं, इसमें पानी आता है तो ये सॉइल सॉफ्ट होकर सेटल होती है। तो जहाँ पे हमेशा क्रैक्स रहते हैं, फिर इसको काट के फिर रिपेयर करते हैं। तो इसमें दूसरा कॉज ये होता है कि जो स्लोप होता है रोड का, ये कैम्बर, और जो इस दूसरा स्लोप है इसका लॉन्गिट्यूडनल स्लोप और कैम्बर अप्रॉक्सीमेट एक जैसे ही होते हैं। तो जो नॉर्मल कैम्बर होता है तो पानी का जो फ्लो होता है रेन वाटर का, वो साइड से सीधा निकल जाता है, तो इतना पाथ ही उसको ट्रेवल करना पड़ता है रोड से बाहर निकलने के लिए। अगर नॉर्मली अगर फ्लैट है इसमें तो फिर थोड़ा सा पानी इस तरीके से लंबा हो जाता है। अगर ज़्यादा स्टीप है स्लोप तो फिर अलॉन्ग द, जितना लंबा पाथ होगा उतनी इसकी पर्कुलेशन ज़मीन में ज़्यादा होगी, जो सॉइल स्ट्रक्चर का मॉइस्चर है वो ज़्यादा हो जाएगा। जैसा आपको पता ही है कि मॉइस्चर जो है वो हर स्ट्रक्चर को थोड़ा वीक करता है, हर स्ट्रेंथ को कम करता है। तो इस तरीके से जो क्रैक्स डेवलप होते हैं तो इनमें पानी की जो इंग्रेस है वो ज़्यादा होती है, तो वो सारा फर्दर आपके स्ट्रक्चर को इस तरीके से डैमेज करता है। इसमें जो इसके फाइन पार्टिकल्स हैं इसमें जाके इसको अफेक्ट करते हैं। जो सेटलमेंट जहाँ से होती है इसका प्रेशर जो है साइड पैनल्स पे जाता है, जो पैनल टिल्ट होते हैं इनकी स्ट्रेंथ कम होती है, डिसलॉजिंग स्टार्ट होती है। अगर हम इसको एज ए होल देखें और इसको इमेजिन करें कि ये स्ट्रक्चर 100 साल के लिए डिज़ाइन किया गया है, तो ये थोड़ा रिस्की पोजीशन लगती है। तो इसलिए जो आरी वॉल है जो इकोनॉमिकल सेक्शन है, इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर है, इसमें कंस्ट्रक्शन जो है अगर प्रॉपरली की जाए, सारे इसके जो जियोग्रिड मटेरियल है उसमें जो रिडक्शन फैक्टर्स हैं, क्रीप का है, रिडक्शन ड्यू टू इंस्टॉलेशन डैमेजेस हैं, अगर ये सारे फैक्टर काउंट करके एज पर कोडल प्रोविजन, ये पुल आउट टेस्ट, इन सिटू जो टेस्टिंग है सॉइल की,
वो सारा कुछ उसको देखा जाए, इसके प्रॉपर जो स्लोप है, इनिशियल स्लोप कितना है, कम्पेक्शन से कितना आ रहा है, तो ये सारा इंश्योर किया जाए तो ये एक अच्छा परफॉर्म कर सकती है हमारे यहाँ। इसको एक क्योंकि इसकी कॉस्ट ज़्यादा नहीं होती है, तो इसको एक चीप स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते, तो इसकी जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी नहीं है। तो एक इन सिटू अगर इसकी टेस्टिंग की जाए तो इसकी क्या है, इसकी कंपैक्शन प्रॉपर है, इसका जो इंटरनल फ्रिक्शन का जो एंगल है वो मौके पे जो साइड पे अचीव हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो ये सारा ये सिंपल मैकेनिज्म भी होता है, अच्छी मशीनें ऐसी भी होती हैं। तो नॉर्मली इस टाइप की मशीन्स पे तो ज़्यादा कॉस्ट नहीं होती है, बहुत ही एसपीटी टेस्ट जो है बहुत इकोनॉमिकल है, तो इजीली किया जा सकता है फिनिश्ड स्ट्रक्चर्स के ऊपर टेस्टिंग के लिए कि कोडल प्रोविजन जो है इसकी मीट आउट करता है कि नहीं करता। तो इस तरीके से अगर हम इस स्ट्रक्चर को ऐसा कैजुअली लेंगे, जैसे जिस पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है जहाँ से टूट गया है, ये इसके पैनल की स्ट्रेंथ थोड़ी डाउटफुल लगती है। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर जो हमारे हैं तो ज़्यादा देर नहीं चलेंगे। तो पंजाबी में इसको कहावत है जिसको कहते हैं आगा दौड़ पीछा चौड़, तो वो आगे आगे बनाते जाएंगे, पीछे पीछे गिरते जाएंगे, उनकी रिपेयर करते रहेंगे। तो इस तरीके से तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जो हमारा डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड होता है वो 1-2 साल होता है, और जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट लिमिटेशन पीरियड है वो 3 साल होता है। तो 10 साल के बाद अगर एक स्ट्रक्चर डैमेज हो गया जहाँ जिसकी परफॉर्म नहीं कर रहा, तो उसके लिए आप किसको रिस्पॉन्सिबल मान सकते हो? इसकी कोई 10 साल के बाद उसकी कोई लायबिलिटी नहीं बचती। पर स्ट्रक्चर तो हमारा 100 साल के लिए था, 10 साल में इसको होता भी कुछ नहीं है, पर 10 से लेकर 20 साल के अंदर अंदर ये काफ़ी परफॉर्मेंस जो है अच्छी नहीं है, तो इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है, उसको मेंटेन कौन करेगा? तो फिर वो एक समस्या है, तो ये विचार करने वाली समस्या है। हाँ, इसको जनरल अवेयरनेस के लिए आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्कार।